हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जीन बैंक को। जीन बैंक आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी किए थे, प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस। ओके, तो जो आपका जीन बैंक है वो क्या है? प्राइमरी डेटाबेस। ठीक है, प्राइमरी डेटाबेस है क्योंकि इसमें जितनी भी सीक्वेंसेस सबमिट होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? रो सीक्वेंसेस होंगी, या सारा का सारा ओरिजिनल डाटा यहाँ पर सबमिट होगा। ठीक है, ये आपका कौन से टाइप का डेटाबेस है? प्राइमरी डेटाबेस है। एनसीबीआई क्या करती है? एनसीबीआई जीन बैंक को सपोर्ट करती है। जो भी इसकी फंक्शनिंग होगी सब चीजों में एनसीबीआई क्या करेगी? इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, जो जीन बैंक है, जीन बैंक ये क्या है? एक NIH जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस है। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डेटाबेस आपको पता है क्या था? कलेक्शन था डेटास का। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक NIH जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस है। आप बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो एन annotated collection of all publicly available data or DNA sequences. Publicly available data, और ये डाटा आपका किस फॉर्म में हो सकता है? DNA सीक्वेंसेस के फॉर्म में हो सकता है। तो ये तो अगर आपको डिफाइन करना हो जीन बैंक को या जेन बैंक को तो आप कैसे करेंगे? इट इज ए NIH जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है, which is also an annotated collection of all publicly available data or in the form of DNA sequences। ठीक है, जो आपका जीन बैंक है वो एक पार्ट है किसका? INSDC का। अब INSDC क्या है? ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन है। ठीक है, आई जो है इसमें वो डिनोट करता है इंटरनेशनल, एंड न्यूक्लियोटाइड को एज सीक्वेंसेस, D फॉर डेटाबेसेस एंड C फॉर कोलैबोरेशन। ये एक टाइप की कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो जो जीन बैंक है वो क्या है? इस INSDC का क्या है? एक पार्ट है। क्लियर? तो ये जो INSDC है ये किस चीज की कोलैबोरेशन करता है? ये डिफरेंट टाइप के जो डेटाबेसेस हैं, मेनली यहाँ पर 3 डेटाबेसेस आएंगे आपके। होंगे EMBL, ठीक है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। सेकंड होगा आपका DDBJ इज DNA डाटा बैंक ऑफ जापान, एंड थर्ड है आपका ये जीन बैंक। ठीक है, इन तीनों डेटाबेसेस के बीच में ये क्या करती है? एक कोलैबोरेशन को मेंटेन करके रखती है। कौन? ये INSDC। ठीक है, इस कोलैबोरेशन का क्या बेनिफिट होगा? ये जो तीनों डेटाबेस हैं ये क्या कर सकते हैं? सीक्वेंसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सीक्वेंसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन देम एट एनी टाइम और ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ये इसके कोलैबोरेशन का बेनिफिट होगा। यहाँ पर इन तीनों डेटाबेसेस के सीक्वेंसेस को क्या किया जा सकता है? यहाँ पर एक्सचेंज किया जा सकता है ऑन डेली बेसिस। क्लियर? अब ये भी आपको पता चल गया कि जो जीन बैंक है वो प्राइमरी डेटाबेस है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होगा न्यू डाटा फॉर जीन बैंक। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि रो सीक्वेंसेस और ओरिजिनल डाटा को ही हम प्राइमरी डेटाबेस में सबमिट करते हैं, इसलिए न्यू डाटाज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स का रोल प्ले करेगा इन इंपॉर्टेंट और नॉवल डाटा के लिए। ठीक है, ये जो डेटाबेस है इसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड, ये जो जीन बैंक आपका डेटाबेस है इसको डिजाइन किया गया है क्यों? टू प्रोवाइड एंड इंक्रीज एक्सेस विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। ओके, डिफरेंट जो साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं उनके बीच में भी ये क्या करता है? एक एक्सेस प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पर अप टू डेट सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या रहे? अप टू डेट रहे, और आपको साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन को आप इजीली रिट्राइव कर सके।
ठीक है, इस तरह से भी जीन बैंक को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो क्या था कि इट इज मेंटेन्ड बाय NCBI। NCBI इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। क्लियर, ये तो हमने किया एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जीन बैंक की। अब जो जीन बैंक है उसको आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर छोटी सी बात मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड की जो सीक्वेंसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड जो भी सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर सबमिट होती हैं। हमने अभी तक यही वर्ड किया, DNA सीक्वेंसेस या प्रोटीन RNA सीक्वेंसेस, वही यहाँ पर सबमिट है। ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये तो होंगी आपके जीन बैंक में, ठीक है। अगर मान लो आपके पास प्रोटीन सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं तो आप उसको किस डेटाबेस में सबमिट करेंगे, एक ऐसा ही डेटाबेस है जीन बैंक जैसा, बट उसका जो नेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, जीन पैक्ट या फिर जेनपैक्ट डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी कैसी सीक्वेंसेस होंगी सबमिटेड, प्रोटीन सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी हमें, और जीन बैंक में हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। क्लियर, अब हम बात करते हैं आगे, इसको और डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो जो जीन बैंक है आपको पता चल गया कि वो एक कंप्लीट कलेक्शन है एनोटेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस डेटा का। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर डेटा क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस है, जो कंटेंट है, उसमें आपका जीनोमिक डेटा भी हो सकता है, ठीक है। जीनोमिक आपके जो सीक्वेंसेस हैं, जीनोमिक डाटा जो है वो भी हो सकता है, जैसे जीनोमिक DNA का है, mRNA हो सकता है, cDNA हो सकता है, या EST सीक्वेंसेस का भी डाटा यहाँ पर आपका सबमिट हो सकता है। EST जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इन सब की भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इजीली मिल सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर हम सर्च करते हैं सीक्वेंसेस को, जीन बैंक में जब सीक्वेंसेस को सर्च किया जाता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, दो तरह से हम सर्च कर सकते हैं सीक्वेंसेस को। एक तो आप टेक्स्ट बेस्ड कीवर्ड्स को यूज करें, टेक्स्ट बेस्ड कीवर्ड्स को आप यूज करें, ओके। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस को भी यूज कर सकते हैं सर्च करने के लिए। किन चीजों को, सीक्वेंस सिमिलैरिटी यूजिंग ब्लास्ट, जैसे ब्लास्ट में हमने सीक्वेंस सिमिलैरिटी की थी ना सीक्वेंसेस के बेस पे, ऐसे ही यहाँ पर भी हम मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस की हेल्प से भी सर्चिंग कर सकते हैं। क्लियर, ये दो वे हैं, डिफरेंट वेज हैं जब आप जीन बैंक में सीक्वेंसेस के लिए सर्चिंग कर रहे हैं, तो आप इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है टेक्स्ट बेस्ड कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, और सेकंड आप मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब हमने जीन बैंक को रन किया जब आपने जीन बैंक को परफॉर्म किया किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए, या जीन पैक्ट को किया आपने एक प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, तब जो आपके पास रिजल्ट आउटपुट आपको मिलता है, रिजल्ट आउटपुट जो आप देखेंगे वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जब आपने इसको यूज किया जीन बैंक को, ठीक है, सर्चिंग के लिए किया, तो जो आपके पास जो रिजल्ट आउटपुट आया था वो क्या होगा, एक फ्लैट फाइल की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये जो फ्लैट फाइल है, ये जो फॉर्मेटिंग है, ये कैसी होती है, ये इससे पहले की जो वीडियो है डेटाबेसेस की, वहां पर मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आप वहां जाकर एक बार फिर से इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फ्लैट फाइल की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये रिजल्टिंग फ्लैट फाइल है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है। ये जो फ्लैट फाइल होगी आपकी, ये 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, 3 डिफरेंट सेक्शंस में। जो फर्स्ट आपका सेक्शन होगा वो होगा हेडर, क्लियर। सेकंड जो सेक्शन होगा वो होगा फीचर्स, और जो थर्ड लास्ट जो सेक्शन होगा वो होगा सीक्वेंस एंट्रीज का, क्लियर। यहाँ पर जो रिजल्ट आउटपुट आपको जो मिलेगी, जिस प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगी, वो मिलेगी आपको एक फ्लैट फाइल की फॉर्म में। और ये जो रिजल्टिंग फ्लैट फाइल है इसको क्या किया गया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा हेडर, सेकंड होगा फीचर्स, और जो थर्ड सेक्शन यहाँ पर होगा वो होगा सीक्वेंस एंट्रीज का, क्लियर। अब
इन सेक्शंस को हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपके पास हेडर, हेडर सेक्शन। अब हेडर जो सेक्शन है उसमें भी बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, सब सेक्शंस होंगे। अब उन सब सेक्शंस को देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो इसमें आएगा हेडर सेक्शन में, उसमें हमारा आएगा ओरिजिन ऑफ द सीक्वेंस, कि सीक्वेंस कहां से ओरिजिनेट की गई है, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके। यहां पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होगा उसका, आइडेंटिफिकेशन या यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यहां पर आप यूनिक आइडेंटिफायर भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपका फर्स्ट सेक्शन आ गया ओरिजिन ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का क्या ओरिजिन रहा है। इसके बाद जो सेकंड, इसके बाद जो हमारी टॉप लाइन आएगी यहाँ पर, जो आपको रिजल्ट में क्लियरली विजिबल होगी, वो टॉप लाइन आपकी किसकी होगी, हेडर सेक्शन में लॉकस की। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा लॉकस, लॉकस वाला रीजन, जिसके अंदर क्या होगा, एक यूनिक डेटाबेस आइडेंटिफायर होगा, यूनिक डेटाबेस आइडेंटिफायर। ठीक है, यहां पर आपको पता चल जाएगा डेटाबेस के बारे में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की लोकेशन क्या है डेटाबेस में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस की लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी उस डेटाबेस में, इस वाले रीजन में, लॉकस वाले सबसेक्शन में। ठीक है, लॉकस वाला सबसेक्शन जब आपने कर लिया, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पर, वो आएगी सीक्वेंस की लेंथ, कि आपका अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो कितने अमाइनो एसिड लॉन्ग है, अगर डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू प्रेजेंट है, ये हो जाएगी सीक्वेंस लेंथ। साथ साथ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूल का टाइप, कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है, डीएनए है या आरएनए है। ओके, फिर अब इसके बाद यहाँ पर आएगा एक 3 लेटर कोड, 3 लेटर कोड। ये जो 3 लेटर कोड है जीन बैंक डिविजन्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो जीन बैंक के डिविजन्स हैं, और मेनली यहाँ पर अप टू 17 डिविजन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जीन बैंक में। ठीक है, टोटल आप मान सकते हैं कि टोटल जो डिविजन्स हैं यहाँ पर वो कितने हैं, 17 हैं। तो ये जो 3 लेटर कोड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखो यहाँ पर एक 3 लेटर कोड ये प्रेजेंट है PLN, तो इसका वे जो है रिप्रेजेंटेशन का वो क्या है, ये किसको डिनोट करेगा, अगर वो प्रोटीन आपका प्लांट से आइसोलेट हुआ है, या अगर डीएनए आरएनए प्लांट से आइसोलेट किया गया है तो प्लांट को, फंगल को, या एल्गल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ये 3 लेटर कोड। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है PIR, ये भी एक 3 लेटर कोड है, तो ये किसके लिए किसको डिनोट करेगा, प्राइमेट सीक्वेंसेस को, प्राइमेट सीक्वेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर MAM है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉन प्राइमेट को, नॉन प्राइमेट्स या फिर मैमल्स को। ठीक है, MAM और मैमल्स। फिर उसके बाद BCT अगर प्रेजेंट है, BCT बैक्टीरियल सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला जो कोड होगा। और EST आप लोग समझ ही गए होंगे, EST किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी हमारी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स हैं, जो भी ये सीक्वेंसेस हैं, EST सीक्वेंसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, सबसे पहले आपका हो गया ओरिजिन हो गया सीक्वेंस का, सेकंड आपका लोकस हो गया, जहां पर क्या था, आपको उस सीक्वेंस की क्या लोकेशन है डेटाबेस में वो आपने फाइंड आउट कर ली थी, एक यूनिक डेटाबेस आइडेंटिफायर की फॉर्म में ये यहाँ पर प्रेजेंट है, वो आपकी इन सीक्वेंस की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। थर्ड, उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस की लेंथ आई, सीक्वेंस की लेंथ के साथ साथ मॉलिक्यूल का टाइप भी आपने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है। फिर फोर्थ जो सब सेक्शन आया हमारे हेडर रीजन में, वो था 3 लेटर कोड, कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी स्पीसीज को, एक 3 लेटर कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक डिवीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। जैसे PLN है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लांट, फंगल या फिर एल्गल स्पीसीज को। PRI जो है वो प्राइमेट सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। MAM जो कोड है वो नॉन प्राइमेट्स को या फिर मैमल्स को। BCT बैक्टीरियल सीक्वेंसेस को। EST जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वाली जो सीक्वेंसेस हैं आपकी।
आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद डिविजन्स हमने कर लिए, 3 लेटर कोड से रिप्रेजेंट किया गया था। अब डिवीजन के बाद आपके पास आएगा डेट वाला ऑप्शन, सबसेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब रिकॉर्ड को हमें पब्लिक करना है, जब आपका जो रिकॉर्ड है पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक हुआ है जिस भी डेट को, ये डेट उस डेट को रिप्रेजेंट करती है कि इस डेट पे आपका जो डाटा था वो पब्लिक हो चुका है, कोई भी बंदा उसको रीड कर सकता है। अब डेट के बाद फिर जो नेक्स्ट आया यहां पर वो था डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब जो डेफिनेशन है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक समरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड करेगी। समरी इंफॉर्मेशन किसकी, फॉर द सीक्वेंसेस, ठीक है। जो रिकॉर्ड होगा यहां पर इन सीक्वेंसेस का जो रिकॉर्ड होगा उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, समरी बनाकर एक रिपोर्ट यहां पर सबमिट होगी, जिसमें नेम होगा, सीक्वेंस का नेम होगा, ठीक है। नेम के साथ साथ उसकी टेक्सोनॉमी होगी, उसका जो सोर्स है उसकी डिटेल होगी, सोर्स ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। यहाँ पर ये सब प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो सीक्वेंस है वो आपकी कंप्लीट है या वो कैसी है, पार्शियल है। ये आपको कहां पर पता चलेगा, इस डेफिनेशन वाले सबसेक्शन में। अब इसके बाद यहां पर एक प्रेजेंट रहेगा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर क्या होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको असाइन किया जाता है टू ए piece of DNA when it was first submitted to the gene bank and is permanently associated with that sequence। उस सीक्वेंस के साथ परमानेंटली एसोसिएट रहेगा, ठीक है। जब आप कोई नॉवल या न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको जब जीन बैंक में या जेन बैंक में आप सबमिट करते हैं, उस टाइम पर जेन बैंक क्या करेगा, आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा, जो नंबर परमानेंटली आपकी सीक्वेंस के साथ या आपके मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। उस यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेशन नंबर। तो यहाँ पर एक्सेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। एक्सेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर 2 वेज में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जिसमें इसको 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेशन नंबर को। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर 2 लेटर्स विद 5 डिजिट्स, ठीक है। या तो उसमें 2 लेटर होंगे और 5 डिजिट होंगी। एक वे तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन का, फॉर्मेटिंग का। सेकंड यहाँ पर 1 लेटर विद 6 डिजिट्स, ठीक है। 6 उसमें डिजिट होंगी, एक उसमें लेटर होगा, ठीक है। इस तरह से इन दोनों वे में आपको एक्सेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। जब हम जीन बैंक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, वहां पर जब आपका रिजल्ट आउटपुट आएगा, जो फ्लैट फाइल फॉर्मेट आएगा, उसमें डिफरेंट सेक्शंस जब आप स्टडी करोगे तो वहां पर आपको एक्सेशन नंबर भी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जब आपका ये सब आपको डिटेल मिल जाएंगी, अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक्सेशन नंबर है वो क्या है, एक यूनिक नंबर होता है। लेकिन अगर मान लो आपकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जैसे ये आपकी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी, इसको आपने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किस में होगी, वो प्रोटीन सीक्वेंस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन सीक्वेंस आपके पास आएगी ना, इसको भी क्या होगा, एक न्यू एक्सेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक्सेशन नंबर यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए परमानेंटली एसोसिएटेड है। लेकिन जब आपने इस सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने के बाद आपके पास न्यू प्रोटीन सीक्वेंस बनी वहां पर, तो उस प्रोटीन सीक्वेंस को भी एक न्यू एक्सेशन नंबर असाइन किया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर वर्जन नंबर और जीन इंडेक्स नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। वर्जन या फिर जीआई, जीन इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे एक्सेशन नंबर क्या था, यूनिक नंबर था, ऐसे ये भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ही होते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, जैसे यहाँ पर आपने क्या बताया कि ये परमानेंटली एसोसिएट रहता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस या मॉलिक्यूल के साथ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वर्जन नंबर है वो क्या होता है, हर एक सीक्वेंस का चेंज हो जाता है, ठीक है। वो चेंज हो सकता है, उसको रिवाइज किया जा सकता है। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट,
यहाँ पर जो सेक्शन आएगा, हेडर सेक्शन में जो सब सेक्शन आएगा वो होगा ऑर्गेनिज्म फील्ड, ऑर्गेनिज्म फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सोर्स होगा ऑर्गेनिज्म का, कि वो ऑर्गेनिज्म का सोर्स क्या रहा है, उसका साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम भी इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, फिर कुछ उसमें टिश्यू का टाइप भी इंक्लूड होगा, कि स्पेसिफिक टिश्यू टाइप क्या है। ठीक है, वो भी इंक्लूडेड होगा। क्लासी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी हो सकते हैं, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसेक्शंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ रेफरेंस फील्ड प्रेजेंट होंगे, रेफरेंस फील्ड, ये नेक्स्ट सबसेक्शन होगा। ये क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा पब्लिकेशन साइटेशन रिलेटेड टू द सीक्वेंस एंट्री। ठीक है, कि उन सीक्वेंस एंट्री को आप कब उसकी पब्लिकेशन करते हैं या कब उसको साइट करते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर रेफरेंस फील्ड में प्रोवाइड होगी। ठीक है, रेफरेंस फील्ड के बाद आपके पास जो एक नीचे, इसी के नीचे एक लाइन में रिप्रेजेंट होगा रेफरेंस पार्ट। ठीक है, उस रेफरेंस पार्ट में क्या होगा, ऑथर टाइटल इंफॉर्मेशन, जो ऑथर का टाइटल उसने दिया है अपनी पब्लिकेशन को, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ऑथर्स ने जो अपना रिसर्च वर्क पब्लिश किया है किसी भी जर्नल में, तो उसने क्या टाइटल रखा है, या जो सीक्वेंसेस उसने सबमिट किए हैं उनका क्या टाइटल रखा है, उन सबकी सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद जर्नल फील्ड आएगा। अब जर्नल्स आपको पता है, जब आप कोई भी रिसर्च वर्क परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च डाटा को आप किसी भी एक स्पेसिफिक जर्नल में सबमिट करते हैं, तो ये जो जर्नल वाला जो सब सेक्शन है, ये जो जर्नल फील्ड है, यहाँ पर उसी जर्नल की ही इंफॉर्मेशन होगी जिसमें आपका ये जो डाटा है वो सबमिट हुआ है। ओके, जर्नल फील्ड में आपकी साइटेशंस भी आएंगी, कि आपके वर्क को किसी ने साइट किया है, नहीं किया है, या आपने किसके वर्क को साइट करके ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसको हम बोलते हैं साइटेशन। साथ में क्या होगी, डेट भी होगी, किसकी, जब आपने सीक्वेंसेस सबमिट की हैं, वो डेट भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ओके, फिर यहाँ पर एक और लास्ट में क्या होगा, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन किसकी होगी, जो सीक्वेंस को सबमिट करता है, सबमिटर ऑफ द सीक्वेंसेस, उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। ये तो था आपका हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में आई थिंक सारे सब सेक्शंस आपको क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेक्शन ऑफ जीन बैंक आउटपुट फॉर्मेटिंग। ठीक है, सेकंड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन था हमारा यहाँ पर हेडर, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सेकंड हम स्टडी करेंगे यहाँ पर फीचर्स को, और जो थर्ड सेक्शन हमारा यहाँ पर रहेगा वो होगा सीक्वेंस एंट्रीज का। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स को डिटेल में। जो फीचर सेक्शन है वो इंक्लूड करता है एनोटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द जीन, फुल इंफॉर्मेशन, एनोटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द जीन। ठीक है, जीन या फिर जो भी जीन प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर जीन प्रोडक्ट होगा। ओके, साथ में जितने भी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमने रिपोर्ट किया है, जितना भी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड रहेगा उन सीक्वेंसेस के साथ, अमंग द आइडेंटिफायर्स एंड क्वालिफायर्स के बीच में। ओके, तो उन सब की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आगे जब हम इस सेक्शन के डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले एक सोर्स फील्ड होगा। सबसे पहले क्या होगा, सोर्स फील्ड होगा। जैसे हमने हेडर सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस स्टडी किए थे, ऐसे ही यहाँ पर फीचर में भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस होंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, सोर्स फील्ड होगा, जो आपको सीक्वेंसेस की लेंथ, ये जो सोर्स फील्ड है ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, सीक्वेंसेस की लेंथ आपको देगा, अगर सीक्वेंस में उसके साइंटिफिक नेम भी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, जो सोर्स है सीक्वेंसेस का उसका साइंटिफिक नेम भी देगा ऑर्गेनिज्म का, साथ में टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको प्रोवाइड करेगा, टेक्सोनॉमिक
आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको वो साथ साथ प्रोवाइड करेगा। ओके, कुछ यहाँ पर ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल कैसे होगा, जैसे ऑप्शनल इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, लाइक ऑर्गेनिज्म किस टाइप का, कोई क्लोन सोर्स है या नहीं है, या टिश्यू का टाइप क्या है, सेल लाइन है या नहीं है, किस तरह से वो वहां पर प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा जीन फील्ड। ठीक है, इस जीन फील्ड में क्या होगा, जीन वाला जो फील्ड होगा यहाँ पर जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मींस आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी कोडिंग सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। कहाँ पर, जब आपका यहाँ जो जीन फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड है, CDS फील्ड। CDS फील्ड इज ये रिप्रेजेंट करता है कोडिंग सीक्वेंसेस को। कोडिंग सीक्वेंसेस को CDS से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जितने भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, अब आपको पता है एक्सॉन, इंट्रॉन, ये सब रीजन्स जीन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन भी होता है, ओके, इंट्रॉन भी पार्ट होता है। अब आपको ये भी पता है जो एक्सॉन है वो क्या है, कोडिंग पोर्शन है, कोडिंग पार्ट है, और जो इंट्रॉन है वो क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है आपकी जीन सेगमेंट का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोडिंग सीक्वेंसेस को स्टडी करना है। मींस इस फील्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन की भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड होगी। ओके, उसके बाद यूकैरियोटिक डीएनए की स्टडी कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए की भी डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। अब हम थर्ड जो पार्ट है सीक्वेंस एंट्रीज, उसको डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस एंट्रीज में क्या होगा, सीक्वेंसेस इटसेल्फ। ठीक है, मींस यहाँ पर जो भी सीक्वेंसेस होंगी उन्हीं की ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी। ये थर्ड सेक्शन है आपकी फ्लैट फाइल का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो फॉर्मेशन है सीक्वेंसेस की वो डिस्प्ले होगी। जो सीक्वेंसेस हैं आपकी जिस फॉर्मेट में वो डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जो आपको शो होंगी इस सीक्वेंस एंट्री वाले सेक्शन के अंदर। इन सीक्वेंसेस की फॉर्मेटिंग जो वहां पर शो हो रही है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा पुल डाउन मेन्यू। उस पुल डाउन मेन्यू अपर लेफ्ट कॉर्नर पे वो प्रेजेंट रहेगा फाइल के। ठीक है, उस पुल डाउन मेन्यू की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इन सीक्वेंसेस की फॉर्मेटिंग जो डिस्प्ले है फॉर्मेटिंग का, उसको भी चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक डीएनए एंट्रीज के लिए, जो डीएनए एंट्रीज है यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, एक बेस काउंट रिपोर्ट प्रेजेंट रहेगी। बेस काउंट रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड डीएनए के प्रेजेंट है उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिपोर्टेड होगी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हैं या डीएनए मॉलिक्यूल की हैं या आरएनए मॉलिक्यूल्स की, जो भी सीक्वेंसेस हैं उनकी एनोटेशन या फुली डिस्क्राइब्ड फॉर्म डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। जो आपकी सीक्वेंसेस डीएनए हैं या प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, लास्ट में वो क्या होंगी, एंड जब उनकी एंडिंग होगी ना, तब वो 2 आपके स्लैशेस की हेल्प से होगी। ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस होंगे, जहां पर भी ये आगे, इट मींस यहाँ पर सीक्वेंस की क्या हो गई है, एंड हो चुका है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये हो गए आपके तीनों सेक्शंस। अब आपका जो मेन पर्पस है वो है सीक्वेंसेस को रिट्राइव करना। अब आप चाह रहे हो कि आपको कुछ सीक्वेंसेस को रिट्राइव करना है जीन बैंक से। जीन बैंक एक डेटाबेस है, आपको पता है। ठीक है, अब उस डेटाबेस से आपको क्या करना है, कुछ सीक्वेंसेस को रिट्राइव करना है। तो रिट्राइव के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च जो है उसको लिमिट कर दिया गया है। सर्च को क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है, लिमिटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। ओके, और वो डिफरेंट फील्ड्स किसकी होंगी, एनोटेशन से रिलेटेड होंगे। एनोटेशन किसकी होगी, जो भी आप यहाँ पर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं या रिट्राइव करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी एनोटेशन में क्या क्या आ सकता है, ऑर्गेनिज्म, एक्सेशन नंबर या ऑथर या पब्लिकेशन
डेट, ठीक है। ये आपके सर्च एरियाज को क्या कर दिया है, जीन बैंक ने लिमिट कर दिया है कि अगर आप उसके ऑर्गेनिज्म का नेम भी प्रोवाइड कर देंगे तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। या आप उस ऑर्गेनिज्म का एक्सेशन नंबर अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन उसकी ऑर्गेनिज्म की मिल जाएगी। वहां पर ऑथर का नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं और पब्लिकेशन की डेट डालकर भी आप रिजल्ट्स वहां से, आपका रिजल्ट या जो आउटपुट जो आपको लेना है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे लिमिट्स हैं, प्रीव्यूज हैं, इंडेक्स ऑप्शंस, वो सब डिस्क्राइब किए गए हैं इजीली। यहाँ पर उनकी कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप इस जीन बैंक को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इजीली अपने सीक्वेंसेस को इस डेटाबेस से रिट्राइव कर सकते हैं। सोचिए एक सिंपल सा आपको ऑर्गेनिज्म का एक्सेशन नंबर आपको प्रोवाइड करना है। एक्सेशन नंबर वो उसका यूनिक नंबर जो है, ठीक है। उस यूनिक नंबर भी अगर आप इनपुट में रखते हैं या क्वेरी सीक्वेंस में इसको पुट करते हैं तो आपके पास फुल फॉर्मेटिंग के साथ हेडर, फीचर, सीक्वेंस एंट्री, सारी डिटेल उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की आप वहां पर अपने रिजल्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। या आप ऑथर का नेम डालकर भी आप इसको लिमिट कर सकते हैं, या फिर पब्लिकेशन की डेट भी अगर आप डाल देते हैं, उससे अगर आप सर्च करते हैं तो इजीली आपको जिस भी पब्लिकेशन से आप या जिस भी ऑथर की इंफॉर्मेशन, उसकी जो सबमिटेड सीक्वेंसेस हैं उनको रिट्राइव करना चाह रहे हैं तो ये इजी है वहां से रिट्राइव करना। क्लियर? ये था आपका जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है, कौन उसको मेंटेन करता है, इसका मेन पर्पस क्या है जीन बैंक डेटाबेस को क्रिएट करने का। फिर हम यहाँ पर जब हम क्वेरी डालते हैं उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पर किस पेज पे होगी, उसके जो डिफरेंट फीचर्स सेक्शंस हमने स्टडी किए हैं उस फाइल फॉर्मेट के, हेडर, फीचर्स और फिर सीक्वेंस एंट्री